का इस समय हम लोग कैपेसिटर्स में, आपको याद होगा सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछली क्लास में भी हमने किए हुए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये 3 मेटेलिक प्लेट्स हैं, 1 2 3, तीनों धातु की बनी प्लेट्स हैं, प्लेट नंबर 1 2 एंड 3। किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है क्रमागत प्लेट्स के बीच का, वो d के बराबर है। ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, हर प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव प्लेट्स, किन्हीं भी दो लगातार प्लेट्स के बीच का, क्रमागत प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के बराबर है। फिगर में भी हमने दिखाया। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है अभी एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा गया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज 3 प्लेट्स, इन तीनों प्लेट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। ओके, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 को एक कंडक्टर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर के जरिए से प्लेट नंबर 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया। ये प्लेट को कनेक्ट नहीं किया। अच्छा, अब आपको तीनों प्लेट्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लगाना है। थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर कौन कैपेसिटर बन रहे हैं, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं और कौन से क्रम में है। बेटा एक इसको चेक करिए, क्या ये कैपेसिटर बन रहा है? तो हमने देखा ये प्लेट एक, आप अगर मानना है तो मान लें इसको, कुछ भी पॉइंट आप B मान लें और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम पॉइंट A मान लेते हैं। प्लेट, इस कैपेसिटर को अगर देखेंगे जिसमें दो प्लेट्स हैं, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट बिंदु B से जुड़ी है, ये वाली प्लेट बिंदु A से जुड़ी है। संधारित्र की दोनों प्लेटें अलग अलग बिंदु से जुड़ी हैं, आपस में तो नहीं जुड़ी ना, इसलिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। समांतर प्लेट संधारित्र है ये। इसके बाद इसको चेक कर लीजिए, अगर ये एक कैपेसिटर माना जाए तो इसकी ये प्लेट बिंदु A से कनेक्टेड है और ये प्लेट बिंदु B से कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर को अगर माना जाएगा तो इसकी एक प्लेट A से, दूसरी B से, दोनों आपस में एक दूसरे से तो कनेक्ट नहीं है ना, इसलिए ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम पिछली क्लास में ही इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर चुके हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेट्स, जैसे आपका ये संधारित्र है, अगर दोनों प्लेट्स एक ही बिंदु से जोड़ दी जाए तो ये कैपेसिटर नहीं है। ये पूरी एक बॉडी बन गई है, ये कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर होने के लिए इसकी एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए और दोनों में ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं कि दोनों समांतर प्लेट संधारित्र, यहां दो संधारित्र हैं। कौन कौन से दो संधारित्र हैं? एक प्लेट 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है और दूसरा 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्लेट नंबर 1 बिंदु B से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 2 A से कनेक्ट है, प्लेट नंबर 2 A से कनेक्ट है, प्लेट नंबर 3 B से कनेक्ट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये दो संधारित्र हैं, दोनों संधारित्र की एक एक प्लेटें A से जुड़ी हैं, दूसरी प्लेटें बिंदु B से जुड़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी होंगी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां दो संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं।
बेटा अगर ये समांतर क्रम में संयोजित है तो इनकी तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तुल्य धारिता के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा C1 प्लस C2 फॉर्मूला लगाते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब C इक्विवेलेंट C1 इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? एयर है इसलिए फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस C2 इसका कैपेसिटेंस सेम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कोई चेंज नहीं, एरिया भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। इस तरह से C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस विल बिकम 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। This will be the equivalent capacitance of these three plates। इन तीनों प्लेट्स से मिलाकर के दो समांतर प्लेट संधारित्र बने और उन दोनों समांतर प्लेट संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर आ जाएगा। पिछली क्लास में भी हम इस तरीके के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक फिगर बना हुआ है, आई थिंक दैट दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दीज आर द पैरेलल प्लेट्स, दो समांतर प्लेट्स हैं, प्लेट 1 और प्लेट नंबर 2। एक इधर पर पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए, तो ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं। एक प्लेट बिंदु A से कनेक्ट है, दूसरी B से कनेक्ट है, इस तरह से। अब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखा है चित्र में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में, समांतर प्लेट संधारित्र है उसके आधे भाग में, आप देख रहे होंगे फिगर, पूरा कैपेसिटर ये है, इसके सिर्फ अपर हाफ पार्ट में, ऊपर के आधे हिस्से में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है खिसकाया जाता है। मतलब हमने ऐसे कैपेसिटर रखा, इसमें एक विद्युत रोधी पदार्थ लाए जिसका परावैद्युतांक K है और उसे ला करके ऐसा इसके बीच में खिसका के लगा दिया, और वो भी सिर्फ कितने भाग में लगाया? आधे भाग में लगाया, अपर हाफ पार्ट हमने उससे भर दिया, उसका खिसकाया जाता है, ऊपर से लाके खिसका दिया, खिसका के ऐसे सेट कर दिया गया आधे भाग में। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है, प्रारंभिक धारिता का मतलब क्या होता है बेटा? प्रारंभिक धारिता का मतलब यह है कि जब आपका कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, आपने परावैद्युत पदार्थ को बाद में लाके से खिसका दिया ना, आधे भाग में बाद में खिसका दिया, पहले तो दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, तो उस समय इसकी धारिता उन्होंने बताई है C। तो नई धारिता का मान क्या होगा? अब इस समय जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्यूशन कर लेता हूं। सॉल्यूशन, ओरिजिनल कैपेसिटेंस इसका कितना है? ओरिजिनल कैपेसिटेंस CO मान लेते हैं, ये C दिया गया है हमको, ये पॉइंट हमको दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं, यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है, प्रारंभिक धारिता मीन्स उस समय धारिता जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं रखा, उस समय वाली कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, वो C हमको दिया गया है, गिवन है ये क्वांटिटी। ओके ठीक, इसके बाद जब हम इसको आधा इसमें खिसका देते हैं, हाँ एक चीज और, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कुछ नहीं होगा उस समय C की वैल्यू क्या होगी? C ओरिजिनल इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, ये उस समय कैपेसिटेंस इसका रहेगा। अब जब हम प्लेट्स के बीच में ये लगा दिया हमने, आधे हिस्से में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसा खिसका के फिट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यहां पर क्या है?
तो बेटा यहाँ पर तो अभी भी एयर है। एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और इस सिचुएशन पे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस सी न्यू इज इक्वल टू, बेटा आप याद करें सभी लोग, लास्ट क्लास में एक ऐसा ही फिगर आपको बना के उसकी कैलकुलेशन करके दिखाई गई थी। मैं फिर से याद दिला देता हूं बच्चों को। ऐसा एक कैपेसिटर बनाया था लास्ट क्लास में हमने। अपर हाफ पार्ट में हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा था जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इसके बाद लोअर हाफ पार्ट में भी हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा था जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और आपको बताया गया था कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी। उसके लिए आप याद करें, बताया गया था कि दोनों पैरेलल में है और दोनों दो कैपेसिटर यहाँ पर बनते हैं इससे, क्योंकि ये एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। आपको अगर नहीं याद आता है तो आप पिछले लेक्चर को उठा के देखेंगे, वहां पर आपको ये चीज मिलेगी। a/2 इसका एरिया, a/2 इसका एरिया, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दोनों कैपेसिटर्स के लिए अभी भी d है। C इक्विवेलेंट हमने निकाला था K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d, और क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट थे इसलिए डायरेक्ट C1 प्लस C2 का फॉर्मूला यूज होगा a/2 अपॉन d। इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d कॉमन हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी C इक्विवेलेंट। तो अगर कभी भी दो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इस तरीके से भरे जाए, अपर हाफ पार्ट में जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया है वो अलग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, लोअर हाफ पार्ट में भरा डाइइलेक्ट्रिक अलग कांस्टेंट का है, तो उस सिचुएशन पे पहली बात तो दो कैपेसिटर यहाँ पर बनेंगे। दोनों कैपेसिटर्स एरिया आधा आधा हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी। दोनों पैरेलल ऑर्डर में होंगे, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकाला जाएगा। यहाँ पर भी हम न्यू कैपेसिटेंस इसी तरह से निकाल सकते हैं, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 इसका कैपेसिटेंस, C2 इसका कैपेसिटेंस, या इसका C1 मान लो इसका C2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? एरिया अगर पहले पूरा A था तो अब एरिया a/2 हो गई। डिस्टेंस अभी भी दोनों प्लेट्स के बीच में उतनी ही है, डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया। इतनी दूरी पहले थी तो ऐसे तो नहीं हो गई ना प्लेट्स, अभी भी प्लेट्स उतनी दूर पर है तो डिस्टेंस सेम है। लेकिन न्यू कैपेसिटेंस C1, एयर वाले को C1 मान लो, अच्छा तो इसका फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2, a अपॉन 2, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह a अपॉन 2 और d प्लस C2। इतने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा? उसमें हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है K एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, K एप्सिलॉन नॉट a की जगह a/2 अपॉन d। ओके, K एप्सिलॉन नॉट a/2 क्योंकि एरिया a/2 है अपॉन d। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d हमने कॉमन किया, आप देख सकते हैं क्या बचेगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2 इंटू d। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, C न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस k बाई 2, 1 प्लस k बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ओके, अच्छा अब आप एक चीज और देखिए, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की जगह पे आप c लिख सकते हैं। देयरफॉर न्यू कैपेसिटेंस विल बी 1
प्लस के अपॉन 2 into C. This will be the new capacitance of this capacitor. ओके, तो ये थोड़ा सा बेटा आप सभी को इतना ध्यान रखना है। फिर से मैं बता दूं, ओरिजिनल कैपेसिटर में बीच में एरिया थी, एरिया पहले पूरा कैपेसिटर का ए था, डिस्टेंस डी थी, उस सिचुएशन पे कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। बाद में क्या कर दिया गया कि जो कैपेसिटर था उसके आधे हिस्से पर एक डाइलेक्ट्रिक मेटल खिसका के लगा दिया गया, तो आधा एरिया इसने कवर कर लिया। डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की अभी भी उतनी ही है, तो डिस्टेंस अभी भी डी है, एरिया आधा, आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ है। और ये जो सिचुएशन थी इसको हम अभी अभी डिस्कस करके भी आपको बताया कि दो समांतर संधारित्रों की सिचुएशन है जिनके बीच डिस्टेंस डी है और एरिया दोनों के a/2 हो चुके हैं, क्योंकि आधे में ये भरा है, आधे में ये भरा हुआ है। समांतर के लिए C1 प्लस C2 करेंगे। C1 इसकी कैपेसिटेंस K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d। वही रूल मैंने यहां यूज किया, न्यू कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। C1 मैंने एयर वाले कैपेसिटर का लिया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d। 2 कहां से आया, a/2 एरिया है ना, तो इसका 2 आया। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d फॉर्मूला होता है, तो k एप्सिलॉन नॉट a की जगह a/2 अपॉन d। अब इसको हमने एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d कॉमन कर लिया, 1 प्लस k आ गया। न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 प्लस k/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर, तो उसकी जगह हमने c नोट कर दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको दिया जाता है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पारी की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। मरकरी की 10 छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं और हर ड्रॉपलेट को हमने 10 वोल्ट तक चार्ज किया है उसको। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, इन 27 की 27 छोटी बूंदों को हमने आपस में मिला दिया। आप जानते हैं जब 27 बूंदों को आप मिलाएंगे बड़ा सा बूंद बन जाएगा, तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, बड़ी बूंद का आपको विभव पता लगाना है। हर छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट है, बड़ी बूंद का विभव पता लगाना है। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये 27 छोटी बूंदें यहां पर हैं। ये हमने 27 छोटी बूंदें बना ली और इनको लास्ट में सबको मिला करके हम एक बड़ी सी बूंद बना देंगे। ठीक है, तो ये 27 छोटी बूंदें हैं। सत्ताईस छोटी बूंदें हैं और ये एक बड़ी बूंद है। प्रोसीजर आप ध्यान से देखिएगा, एक बार प्रोसेस समझ में आ गया फिर कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। ये जो 27 छोटी बूंदें हैं, इनमें से हर एक बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट का है। हम प्रत्येक छोटी बूंद का वोल्टेज V' मान ले रहे हैं और वो दिया गया है 10 वोल्ट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे V' क्या चीज है, एक छोटी बूंद का विभव। एक छोटी बूंद का विभव कितना है, 10 वोल्ट। ओके, अच्छा, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। देखिए बेटा, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, हम 3 क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वांटिटी हमारी होगी चार्ज, एक क्वांटिटी हमारी होगी कैपेसिटेंस
और एक तीसरी क्वांटिटी हमारी होगी जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है इन तीनों क्वांटिटीज में ये बात याद रखनी कि जैसे आपको दे दिया कि इसकी एक बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट है, वोल्टेज के बारे में मैं बात करता हूं कि एक बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट है, एक बूंद का। अब उन्होंने आपसे कहा कि हमने 27 बूंदें मिलाई और मिलाकर बड़ी बूंद बना ली, तो इस एक बड़ी बूंद के भीतर कितनी बूंदें समाहित हैं? इस एक बड़ी बूंद के भीतर 27 छोटी बूंदें समाहित हैं। लेकिन आप याद रखें, वोल्टेज के लिए कभी आप ये नहीं कर सकते क्या कि एक बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इसके भीतर 27 बूंदें हैं तो 27 बूंदों का वोल्टेज 270 वोल्ट कर दें, आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को। वोल्टेज के लिए आप ये कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, मैं फिर से एक बार बता दूं और सभी बच्चे इसको गौर से सुन लें। क्या आप बिल्कुल मत सोचिए कि इसकी एक बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट है, ऐसी 27 बूंदें मिलाई बड़ी बूंद बना दी, तो इसके भीतर 27 बूंदें हैं, एक बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट तो 27 बूंदों का वोल्टेज 270 वोल्ट करके आ जाए, नहीं करेंगे आप। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, अंडरस्टैंड। सिमिलरली कैपेसिटेंस में भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, ये भी याद रखें। लेकिन चार्ज के केस में ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इसमें अलाउड है, तो याद रखें कैपेसिटेंस के केस में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, वोल्टेज के केस में नॉट अलाउड, चार्ज के केस में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डायरेक्ट हम इसका वोल्टेज 270 नहीं कर सकते हैं, ना हम कैपेसिटेंस के लिए कभी किसी क्वेश्चन में कैपेसिटेंस के लिए ऐसा आए तो भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कभी किसी क्वेश्चन में चार्ज के लिए ऐसी बात आ जाती है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के जितने भी बेटा क्वेश्चन होंगे सब हम चार्ज की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे। चार्ज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे एक छोटी बूंद का चार्ज कितना होगा। तो आप ध्यान से देखें, एक छोटी बूंद का वोल्टेज हमको मालूम है, चार्ज का फॉर्मूला होगा Q = C × V। हमें एक छोटी बूंद का वोल्टेज मालूम है, अगर किसी तरह से एक छोटी बूंद का कैपेसिटेंस मालूम हो जाए तो छोटी बूंद के कैपेसिटेंस में छोटी बूंद के वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एक छोटी बूंद का चार्ज हमें पता लग जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि माना यहां पे हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन, माना एक छोटी बूंद की त्रिज्या एक छोटी बूंद की त्रिज्या R है, तब एक छोटी बूंद की धारिता, एक छोटी बूंद की धारिता, देखिए हमें छोटी बूंद का वोल्टेज V डैश माना है तो धारिता भी हम C डैश मान लेंगे। C डैश, बेटा आप याद करें, अगर हम एक छोटी बूंद की बात करेंगे, बूंद की बात करेंगे, बूंद छोटी हो या बड़ी हो, ये एक गोली चालक की तरह काम करेगी। गोलाकार होती है ना, वो मानते हैं, तो गोली चालक की तरह काम करेगी। और गोली चालक की धारिता का सूत्र याद करिए क्या होता था। गोली चालक की धारिता का सूत्र होता था 4πε0 × रेडियस। छोटी बूंद की धारिता तो छोटी बूंद का रेडियस यूज करेंगे, ε0 × R। ओके,
अब हमने क्या कर लिया, एक छोटी बूंद की त्रिज्या r है, तब एक छोटी बूंद की धारिता इतनी आ गई। अगर एक छोटी बूंद की धारिता इतनी आ गई तो हम छोटी बूंद का आवेश निकाल सकते हैं। देयरफॉर एक छोटी बूंद का आवेश, एक छोटी बूंद का आवेश, एक छोटी बूंद के आवेश के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। ओके, अच्छा, Q डैश इज इक्वल टू C डैश की वैल्यू कितनी है, C डैश की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। V डैश की वैल्यू कितनी है, V डैश की वैल्यू है 10, इतने कूलॉम। इतने कूलॉम चार्ज एक छोटी बूंद पर है। अब क्या करेंगे, एक छोटी बूंद का चार्ज इतने कूलॉम है, यहाँ पर 27, इसको सबको मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो इसके भीतर 27 ड्रॉपलेट्स शामिल है। तो इस बड़ी बूंद का आवेश कितना होगा, इसलिए बड़ी बूंद का आवेश, बड़ी बूंद के आवेश को हम Q मान लेते हैं, या आप कैपिटल Q मान लीजिए। बड़ी बूंद का आवेश मैंने आपको भी सबसे स्टार्टिंग में बताया कि ना तो कैपेसिटेंस के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, ना वोल्टेज के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, चार्ज के लिए केवल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है आपके लिए। और जैसे मैं देख रहा था कि मेरे पास एक छोटी बूंद का वोल्टेज था, लेकिन डायरेक्ट इसमें 27 से मल्टीप्लाई करवा के मैं बड़ी बूंद का वोल्टेज नहीं निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। मुझे एक छोटी बूंद की धारिता पता थी, एक छोटी बूंद की धारिता इतनी मालूम है, मैं एक छोटी बूंद की धारिता में 27 से मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट बड़ी बूंद की धारिता नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड है। लेकिन चार्ज के केस में हम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। तो अगर एक छोटी बूंद का आवेश इतना है तो हम डायरेक्ट 27 का गुणा करा के बड़ी बूंद का आवेश पता लगा सकते हैं। तो बड़ी बूंद का आवेश होगा 27 मल्टीप्लाई बाई Q डैश, 27 गुणे एक छोटी बूंद का आवेश, 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 10, ये बड़ी बूंद का आवेश आ गया। हमें तो बड़ी बूंद का वोल्टेज चाहिए। बड़ी बूंद का वोल्टेज अगर चाहिए तो बेटा वोल्टेज के लिए तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। आपको अगर बड़ी बूंद का वोल्टेज चाहिए तो आपको बड़ी बूंद का आवेश भी चाहिए और बड़ी बूंद की धारिता भी चाहिए, जिसमें से एक क्वांटिटी हमको पता है, क्या, बड़ी बूंद का आवेश हम निकाल चुके हैं। देखिए इतना आ चुका है, बड़ी बूंद का आवेश इतने कूलॉम है। अगर किसी तरह से मैं बड़ी बूंद की धारिता पता लगा लूं तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, अब ये काम कैसे होगा, बड़ी बूंद की धारिता के लिए उसकी रेडियस का पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि धारिता के फॉर्मूले में रेडियस आती है। तो अगर बड़ी बूंद की धारिता चाहिए तो बड़ी बूंद का रेडियस आपको चाहिए। ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कैसे, क्लास 10th में आप सभी ने मेंसुरेशन पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनी। इट मींस कि 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, यही रूल मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब 27 छोटी बूंदों का आयतन या 27 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, सत्ताईस गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के, क्योंकि एक बड़ी बूंद बनाने के लिए 27 छोटी छोटी बूंदें लगेंगी। एक बड़ी बूंद का आयतन, आप इस पोर्शन को नोट कर लें, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको।
आप इसे प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बड़ी बूंद का आयतन, ओके, 27 इंटू, बूंद गोले के आकार की होगी और गोले का आयतन आप सभी बच्चे जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद है, छोटी बूंद के रेडियस स्मॉल आर। एक बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद तो एक ही बनी है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लीजिए आप, क्यूब रूट, दोनों साइड्स का क्यूब रूट लीजिए। घनमूल लेने पर आप देखेंगे 27 आर क्यूब का क्यूब रूट आएगा 3r और यहाँ कैपिटल आर। तो हमने देखा कि जो बड़ी बूंद का रेडियस है वो एक छोटी बूंद के रेडियस के 3 गुने के बराबर है। समझ आ गई? ये मेंसुरेशन से हमने किया। अब हम जब हमको बड़ी बूंद का रेडियस पता लग गया तब हम बड़ी बूंद की कैपेसिटेंस पता लगा सकते हैं। इसलिए बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता C मान लेते हैं इसको, और बूंद गोलाकार है और गोली चालक की धारिता का सूत्र आप सभी ने लगाया हुआ है 4πε0r। बड़ी बूंद है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं। हमने कैपिटल आर बड़ी बूंद की त्रिज्या को माना हुआ है। अब 4πε0 कैपिटल आर की जगह पर मैं 3 इंटू स्मॉल आर लिख सकता हूं। तो ये मैंने 3 इंटू स्मॉल आर लिख दिया। ओके, अब बड़ी बूंद का आवेश भी हम पता लगा चुके हैं, बड़ी बूंद की धारिता भी हम पता लगा चुके हैं। तो अब हम बड़ी बूंद का वोल्टेज पता लगा सकते हैं। इसलिए बड़ी बूंद का विभव V इज इक्वल टू Q अपॉन C। Q क्या चीज है? V बड़ी बूंद का विभव, Q बड़ी बूंद का आवेश, C बड़ी बूंद की धारिता। सॉल्व कर दीजिए। Q की जगह पर ये नोट करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाई 4πε0 R इंटू 10 इंटू R इंटू 10 अपॉन बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता निकाली हमने 4πε0 इंटू 3 इंटू स्मॉल आर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, स्मॉल आर से स्मॉल आर भी कैंसिल हो गए। V इज इक्वल टू 3 से हमने 27 को कैंसिल किया 9 टाइम्स में, और उस 9 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 90 और 90 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 27 मरकरी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी, जिनमें से हर ड्रॉपलेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट था, इन सबको मिलाकर जब हमने एक बड़ी सी बूंद बनाई तो उस बड़ी बूंद का पोटेंशियल 90 वोल्ट के बराबर आएगा। तो आप प्रोसीजर अच्छे से याद करें, बस आप वो 3 बातें याद करें। कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, वोल्टेज के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, बट चार्ज के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। मैं फिर से एक बार एग्जांपल बता दूं कि जैसे एक छोटी बूंद का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बड़ी बूंद का वोल्टेज निकालने के लिए 27 का डायरेक्ट गुणा करा के आप नहीं निकालेंगे। एक छोटी बूंद की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो इसमें 27 का गुणा करा के बड़ी बूंद का नहीं निकालेंगे कैपेसिटेंस। 27 का किसी में 64 ड्रॉपलेट्स आएंगी, किसी में 1000 ड्रॉप्स आएंगी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक छोटी बूंद का चार्ज 10 माइक्रोकूलम है
तो आप 27 को मल्टीप्लाई करके बड़ी बूंद का चार्ज पता लगा सकते हैं। तो चार्ज के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के लिए नॉट अलाउड। इसलिए छोटी बूंद की त्रिज्या हमने आर मानी, एक छोटी बूंद की धारिता निकाली। बूंद गोली चालक का काम करेगी, ये धारिता का सूत्र डिराइव भी किया है आपने। एक छोटी बूंद की धारिता आ गई तो आवेश निकाला, Q इज इक्वल टू C इंटू V। छोटी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r V डैश की जगह 10 वोल्ट, इतने कूलम एक छोटी बूंद का चार्ज है। तो हम डायरेक्ट वोल्टेज के थ्रू नहीं गए, डायरेक्ट कैपेसिटेंस के थ्रू भी नहीं गए, हम चार्ज पता लगा लिए ना, चार्ज के थ्रू जा सकते हैं। एक छोटी बूंद का चार्ज जितना तो बड़ी बूंद का चार्ज कितना, 27 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पर एक रूल लगाया, क्योंकि 27 छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाया है, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं इस बड़ी बूंद की रेडियस कितनी है। उसके लिए हमने मेंसुरेशन की हेल्प ली। 27 एक छोटी बूंद के वॉल्यूम में 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 बूंदों का वॉल्यूम आ गया। और ये किसके बराबर है, इस एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर है। हमने आयतन के सूत्र लगाए, बड़ी बूंद का रेडियस छोटी बूंद के रेडियस का 3 टाइम्स आ गया, 3 गुना। अब बड़ी बूंद की हमने धारिता निकालनी, क्यों, प्री प्लान था, पहले बता चुके हैं कि बड़ी बूंद का वोल्टेज आपको चाहिए तो बड़ी बूंद का आवेश चाहिए और बड़ी बूंद की धारिता चाहिए। तो बड़ी बूंद का आवेश तो हम कर चुके हैं, बड़ी बूंद की धारिता हमने इसीलिए आप निकाल ली 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R की जगह पे 3 इंटू स्मॉल r। इसमें बड़ी बूंद का विभव Q अपॉन C फॉर्मूला लगाए, Q की जगह वैल्यू लिखी, C की जगह वैल्यू लिखी, सॉल्व करके 90 वोल्ट निकाल दिया। इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हो सकते हैं, प्लीज आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटेंस तीनों में किसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, किसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सारी बातें आप सभी स्टूडेंट्स को याद है। तो हमने 3 क्वेश्चंस आज किए हुए, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, नोट करें, ताकि आप कोई तरीके के क्वेश्चंस को फेस करना भी अच्छे से आ जाए। और आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्वांटिग्राफ जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।